मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो आज का टॉपिक है मलेरिया पर। मलेरिया क्या होता है, क्यों फैलता है, किस कारण से फैलता है, पहली बार मलेरिया शब्द की उत्पत्ति कब हुई, पहली बार मलेरिया को कब देखा गया और किस वैज्ञानिक को इनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला। मलेरिया को नष्ट करने के लिए या मलेरिया को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय जो है किए जा रहे हैं विश्व स्तर पर, भारत के स्तर पर, और मलेरिया से हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या रोकथाम करें, इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में दो भागों के माध्यम से देने वाला हूं। तो आइए आज हम मलेरिया के इतिहास से लेकर अब तक जो भी हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टि से भी और आपके जागरूकता के लिए भी। मलेरिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो इटालियन शब्द माया एरिया से हुआ है। कौन से शब्द? इटालियन शब्द माया एरिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बुरी हवा, यानी कि जो हवा है वो खराब है, यानी कि बुरी हवा। चूंकि मलेरिया जो होता है वो दलदली क्षेत्र में होता है या फिर मच्छरों के जो अंडा है उसके पनपने की वजह से पानी में या गंदगी में पनपने की वजह से होता है, इसीलिए इसको अन्य नाम से रूप में जानते हैं। जैसे इसको दलदली बुखार के नाम से भी जानते हैं और एक के नाम से भी जानते हैं। तो सर्वप्रथम मलेरिया के बारे में जो जानकारी एकत्र की गई वो था 1880 में। 1880 में जो है फ्रांसीसी सैन्य चिकित्सक जो अल्बेरिया के सैन्य शासक में चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहा था, उसका नाम है चार्ल्स लुइस आल्फिस लावरेन। इन्होंने सबसे पहले देखा कि लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी में पहली बार परजीवी को देखा, परजीवी उस प्रोटोजोआ को देखा जिसके वजह से मलेरिया फैलता है। और उन्होंने बताया कि जो आरबीसी में परजीवी के उपस्थिति के कारण ही मलेरिया फैलता है, और इसी वजह से इनको इसी खोज के लिए जो है 1907 में उन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सर्वप्रथम 1880 में प्रथम बार पूरे विश्व स्तर पर पहली बार मलेरिया के बारे में जानकारी हुई। और हम जब भारत की बात करें तो भारत में 1897 में पहली बार पता चला, जो सिकंदराबाद सैन्य अभ्यास है वहां पर ब्रिटेन के जो सर रोनाल्ड रास है, ब्रिटेन के जो चिकित्सक थे सर रोनाल्ड रास, जिन्होंने मलेरिया परजीवी की खोज की, मतलब पहली बार पुष्टि की भारत में। तो पहली बार भारत में 1897 में पुष्टि की। और इस दोनों में एक चीज सेम है कि सभी जो चिकित्सक थे जिन्होंने खोजा वो सैन्य अभ्यास में ही चिकित्सक थे। अब आते हैं मलेरिया दिवस के बारे में। मलेरिया दिवस प्रत्येक साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जैसे आज का दिन है। और इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2007 में घोषणा की गई और 2008 के बाद में प्रत्येक वर्ष जो है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2008 से प्रति वर्ष जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस मलेरिया दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? सबसे बड़े उद्देश्य है कि मलेरिया को पहचाने कैसे, क्योंकि जिस बीमारी को हम जितना जल्दी पहचानेंगे हम उतना जल्दी ही उस बीमारी का सही दिशा में सही डॉक्टर के पास और सही दवाई के साथ में इलाज करेंगे। तो उद्देश्य था मलेरिया रोग को पहचान पहले कैसे करें, जब उसकी पहचान हो जाती है तो फिर उस मलेरिया को रोकथाम करने के लिए हम क्या क्या उपाय करें, यानी कि हम अपने आप में जागरूकता बढ़ाएं। और यही चीज प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समाज, प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक देश पर लागू होता है। और पूरे वैश्विक स्तर पर जो है मलेरिया को पूर्णतः उन्मूलन के लिए, यानी कि पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने के लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, ताकि जो है मलेरिया जल्द से जल्द पूरे देश में, पूरे विश्व में समाप्त हो जाए। इस विश्व मलेरिया दिवस को मनाने के पीछे यही उद्देश्य था। मैंने सबसे पहले बताया कि मलेरिया की पहचान कैसे होती है। तो सबसे पहली बात है, ये सब पहचान जो बहुत ही ईजी है, लगभग सभी व्यक्ति, सभी परिवार के लोग इसको अक्सर जानते ही है कि जैसे ही मलेरिया होगा बहुत तेज गति से बुखार आएगा, ठंड आएगा, कपकपी आएगी और फ्लू होना चालू हो जाएगा।
ये सब जो है वो मलेरिया की पहचान है। हम इसको पहचान तो जरूर लेते हैं, लेकिन इसके उपाय के लिए, इसके रोकथाम के लिए हम जागरूक नहीं हो पाते। मलेरिया दिवस मनाने के पीछे यही कारण है कि हम उसको पहचाने और उसको रोकथाम के लिए हम जल्द से जल्द जागरूकता का परिचय दें। अब ये कैसे होता है, तो इसको सबको पता है कि मलेरिया जो होता है एक संक्रमित, एक गंभीर बीमारी है जो मादा एनोफिलिस नामक मच्छर के काटने से और उसके फैलाने से फैलता है। यानी कि यदि वह संक्रमित है तो वो किसी व्यक्ति को काटेगा तो उस स्वस्थ व्यक्ति में वो फैलेगा, और दूसरा यदि वो संक्रमित व्यक्ति को काट कर फिर वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति पर वो फैलता है। तो इस तरह से मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से ही या उसके फैलाने से ही मलेरिया जो है फैलता है। अब हम जब पूरे ये की बात करें विश्व स्तर पर तो लगभग 55.5 करोड़ लोग, लगभग 56 करोड़ लोग जो हैं वो मलेरिया से पूरी तरह से प्रभावित होते हैं साल लोग, और विश्व में 20 से 30 लाख लोग जो है प्रतिवर्ष जो है वो मलेरिया के कारण, सही रोकथाम के न मिलने के कारण, सही इलाज न होने पाने के कारण, जागरूकता की कमी के कारण जो है अपने जान से हाथ गंवा बैठते हैं। तो इस तरह से यह बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है अगर जागरूकता न रहे तो। सर्वाधिक प्रभावित, चूंकि मलेरिया जो है सबसे अधिक जो है अफ्रीका में पाया जाता है, क्योंकि अफ्रीका सबसे गरीब देश है, वहां पर जागरूकता की कमी है, मेडिसिन का अभाव है, मतलब वहां पर डेवलप नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो है वहां पर गंदगी, पानी का जमाव होने लगता है हमेशा, घर भी उतना व्यवस्थित नहीं है, उसकी वजह से अफ्रीका में सबसे ज्यादा मलेरिया होता है। और 90%, पूरे विश्व का 90% मलेरिया जो है अफ्रीका में होता है, और इसी वजह से अफ्रीका में मलेरिया से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ सबसे बड़ी दुखद बात है कि इस मलेरिया से मरने वालों की संख्या में बच्चे सर्वाधिक है, क्योंकि वहां पर कुपोषण के शिकार होते हैं, सही जो है उनको व्यवस्था भोजन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, बहुत ही गरीब देश है और पर्याप्त साधन नहीं है, बच्चे जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो है वहां पर मलेरिया का जो सबसे हाई क्वालिटी का मच्छर होता है, जो कुशल मच्छर होता है, वो एनोफिलिस गैम्ब्रिया होता है। ये गैम्ब्रिया जो एनोफिलिस गैम्ब्रिया है वो अफ्रीका में ही पाया जाता है, जो जिसके काटने से जो मलेरिया फैलता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और इसी वजह से आज 90% मलेरिया जो है अफ्रीका में ही पाया जाता है, सबसे ज्यादा बच्चे वहां पर प्रभावित होते हैं। उपचार हेतु प्रयास, अब देखिए ये फैलते गया तो जहां पर जो चीज फैलता है वहां पर उपचार के लिए खोज करना चालू कर देते हैं, उपचार हेतु प्रयास किया गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, देखो आज भी इसका यूज होता है। हमारे भारत देश में बारे में सोचो तो यहाँ पर कोई भी बीमारी होता था तो हमारे वैद्य जो राज होते थे वो जड़ी बूटी के माध्यम से हर बीमारी का इलाज कर देते थे, और आज भी उसी का उपयोग किया जाता है। अब एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों प्रकार से भारत में इलाज होता है। जब आदमी एलोपैथिक से थक जाता है तो पूरी तरह अपने पुरातन संस्कृति पर चला जाता है और होम्योपैथिक के माध्यम से वो उस बीमारी को जड़ से समाप्त कर देता है। इसी प्रकार मलेरिया का जो सबसे पहले जो दवा मिला वो था सिनकोना के वृक्ष में। मलेरिया के उपचार के लिए जो सबसे पहले दवा मिला वो कौन से वृक्ष में मिला? सिनकोना के वृक्ष में। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ये सिनकोना के वृक्ष में क्या पाया जाता है? कुनैन पाया जाता है। कुनैन ही मलेरिया के रोकथाम के लिए दवा है। आप अभी भी मलेरिया की दवा को ध्यान से देखेंगे तो क्यूनिन करके लिखा रहता है, Q30 करके लिखा रहता है। वहां पर क्यू का मतलब होता है कुनैन। कोना वृक्ष है वो अफ्रीका के पेरू देश के जो इंडिज पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत है, प्रसिद्ध पर्वत है, उसके ढलान में पाया जाता है। ये भी संजीवनी बूटी की तरह ही है, यानी कि अफ्रीका के पेरू देश के एंडीज पर्वत के ढलान में पाया जाता है। और इस कौन सा पाया जाता है? ये सिनकोना वृक्ष पाया जाता है। और इस सिनकोना वृक्ष के किसका उपयोग किया जाता है? उसके छाल का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि मलेरिया के रोकथाम के लिए जो वृक्ष है उसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसके छाल का प्रयोग किया जाता है, वृक्ष के छाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उपचार हेतु जो सबसे पहले प्रयास किया गया, जो पाया गया, वो सिनकोना वृक्ष है, जो अफ्रीका के पेरू में स्थित एंडीज पर्वत के ढलान पर पाया गया। अब ये पूरी तरह से धीरे धीरे इसका कारगर साबित हो जाता है, मलेरिया इसमें कम होते गए, धीरे धीरे ये प्रचार होता गया। तो फिर क्या हुआ, इसको फिर अन्य देशों ने भी देखा, समझा, और ये जो है 1640 में ये कहाँ पहुंच गया? अफ्रीका से यूरोप पहुंच गया। यूरोप में भी इसका
अधिक से अधिक प्रयोग होने लगा। और ध्यान देते हैं कि मलेरिया जिस व्यक्ति को होता है, जनरली अभी जो होता है तो हम दवाई खाते हैं या 15 दिन महीना दिन का दवाई खाते हैं, उसके बाद वो जनरली ठीक हो जाता है। लेकिन उसी व्यक्ति को 6 महीना साल भर के बाद में फिर मलेरिया हो जाता है, तो हम लोग अक्सर याद करते हैं अरे 1 साल में एक बार मुझको मलेरिया हो ही जाता है। तो इसका कारण क्या है कि मलेरिया को दवा देने के पश्चात में वो मलेरिया उस समय तक ठीक तो हो ही जाता है। ये इसके बारे में मैं डिटेल इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि कैसे वो आता है, लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्ट रूप में बताता हूँ कि जो मलेरिया के परजीवी होते हैं वो दवा के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं। दवा के वजह से वो निष्क्रिय हो जाते हैं और निष्क्रिय होने से आपका बीमारी ठीक हो जाता है, आपको लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन निष्क्रिय होकर कहाँ छुप जाते हैं वो यकृत में छुप जाते हैं। यकृत में छुपने के पश्चात वो 8 महीना 10 महीना साल भर 2 साल जैसे ही होता है तो एकाएक फिर वो एक्टिव होते हैं और एक्टिव होने के बाद फिर आपको संक्रमित कर देते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका डिटेल कैसे संक्रमित होता है, कैसे छुपता है, मैं इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा। फिर वो यकृत से एक्टिव होते हैं और एक्टिव होकर फिर आपके कोशिकाओं को आरबीसी को संक्रमित कर देते हैं। आरबीसी को संक्रमित करने की वजह से फिर वो बुखार आना और मलेरिया पुनः वापस हो जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है। मलेरिया दवाइयों के असर से उसका परजीवी निष्क्रिय होता है, पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, साल 1.5 साल 2 साल में वो एक बार फिर आ ही जाता है। तो इसको घबराना नहीं है, फिर वही उपाय करना है, इसका कोर्स करना है। 1980 में पता चला कि मलेरिया के जो परजीवी होते हैं वो यकृत में छिपे रहते हैं, फिर वो साल 2 साल में बार बार आते रहते हैं। अब यौन गतिविधियों से फैलने वाले जो रोग हैं उसको ठीक करने के लिए इनको एक प्रयास किया गया। तो ऐसे व्यक्ति जो इस उपदंश रोग से ग्रसित होते थे उनको जानबूझकर मलेरिया संक्रमित किया जाता था। उसके बाद उसको मलेरिया का दवाई, कौन सा दवाई, सिनकोना वृक्ष से निकला हुआ कुनेन दवाई दिया जाता था और उसका चिकित्सा प्रयोग किया जाता था। तो पता चलता था कि उसकी बीमारी ठीक हो रही है, यानी कि मलेरिया की जो दवा है वो उपदंश की दवा के लिए भी कारगर साबित हो रहा है, प्रभावी साबित हो रहा है, क्योंकि उस समय तो कोई एंटीबायोटिक था ही नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा रहा कि मलेरिया का दवाई केवल मलेरिया में नहीं, उपदंश जैसे लोगों के लिए भी कारगर सिद्ध हो रहा है। आगे देते हैं कि अब मलेरिया जिसको हो गया, मलेरिया को हमने पहचान लिया, तो हम चाहे तो मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहले है कि मच्छरदानी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, चाहे वो मच्छर दिखे या ना दिखे, लेकिन मच्छरदानी का आपको अधिक से अधिक प्रयोग करना है। दूसरा क्या है? सुरक्षात्मक कपड़े। अब आज का फैशन चल रहा है सुरक्षात्मक कपड़े, मतलब आपका जो है हाथ और पैर ढका होना चाहिए। लेकिन आज का फैशन देखो, आज का फैशन है कि जो कपड़ा ढका हुआ है उसको कहीं से भी फाड़ दे रहे हैं। कोई पैर से फाड़ दे रहा है तो कोई हाथ से फाड़ दे रहा है, कोई इधर से फाड़ दे रहा है, कोई इधर से फाड़ दे रहा है। तो वो फैशन बन गया है, लेकिन वही जो है मलेरिया के मच्छर के जाने का रास्ता बन जाता है। यानी कि अगर आप सुरक्षात्मक कपड़ा नहीं पहनोगे, अभी फैशन की युग में रहोगे, तो आप मलेरिया को दावत दे रहे हो। मलेरिया के मच्छर मेरे बॉडी पे टच कर, घुस और उसके बाद उसको संक्रमित कर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको सुरक्षात्मक कपड़े पहनने हैं, पूरे ढके हुए कपड़े पहनने हैं। तीसरा है टीकाकरण। इसका टीकाकरण भी आ गया है। टीकाकरण लगवाने का पूरा प्रयास करिए ताकि आप जो है मलेरिया के मच्छर के जो लक्षण है फैलने के जो ये है उससे बच सके। चौथा है जालीदार विंडो का प्रयोग। अक्सर विंडो को खुला रखते हैं, लेकिन आपको खुला नहीं रखना है, उसमें जालीदार विंडो बनाना है ताकि बाहर के जो मच्छर है वो अंदर घर में ना घुस पाए और मलेरिया को ना फैलाए। पांचवा है क्वाइल्स का प्रयोग, वेपोराइजर का प्रयोग। मलेरिया के मच्छर को भगाने के लिए क्वाइल्स है अवेलेबल और वेपोराइजर भी अवेलेबल है, इसका प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि क्वाइल्स का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग ना करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है 2016 से लेकर 2030 तक मलेरिया वर्ष रखा है, जिसे मलेरिया को विभिन्न चरणों पर धीरे धीरे उनके संक्रमण को खत्म करना है और 2030 तक पूरे विश्व के देशों से मलेरिया को जड़ से समाप्त करने का पूरा प्रयास करना है। भारत में मलेरिया भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने लक्ष्य रखा है, उन्होंने 2027 तक 5 चरणों में लक्ष्य रखा है कि मलेरिया के संक्रमण को कम कर सके और उसके उपाय कर सके। प्रत्येक राज्यों में जो है इसके उपाय के कई कारगर उपाय अपनाए जा रहे हैं। उड़ीसा भी प्रथम स्थान पर है। उड़ीसा से जल्द ही मलेरिया मुक्त राज्य घोषित हो सकता है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप और पांडुचेरी 2 ऐसे जगह हैं जहां से साल भर हो गया है मलेरिया के लक्षण उभरे नहीं हुए हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2023 में
जो मलेरिया का थीम रखा गया था पूरे विश्व के मलेरिया दिवस के दिन, तो वो है मलेरिया से लड़ने के लिए तैयार। यानी कि मलेरिया से लड़ने के लिए तैयार रहे हम, और तैयार तब रहेंगे जब हम जागरूक रहेंगे। 2024 का थीम है मलेरिया के खिलाफ जारी लड़ाई में तेजी लाना। यानी हम पहले जागरूक हुए तो हमने मलेरिया से लड़ने का तैयार किया, अब उस तैयारी को हमको और तेज गति देना है, यानी कि उसकी लड़ाई में हमको तेजी लाना है। तो ये 2024 का इसका थीम है। तो मलेरिया के बारे में मैंने पहले पार्ट में जो बेसिक चीज है उनको मैंने बताया है और जानकारी दी है, ताकि आप इसके प्रति जागरूक रहो। दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि विश्व के जो देश है WHO है, किसी भी देश को मलेरिया मुक्त कैसे घोषित करता है, कितने देश है जो मलेरिया से मुक्त है, पहला कौन सा देश है, अंतिम कौन सा देश है, टीकाकरण सबसे पहले कहाँ लाया गया है, और अभी मलेरिया जो है कितने चरणों में आपके बॉडी पर फैलता है, कौन कौन से परजीवी उसमें होते हैं, सबकी जानकारी मैं आपको इसके दूसरे भाग में दूंगा। तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। इन्हें भारत के प्रत्येक घर तक प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को पहुंचाइए, ताकि वो सजग रहे, जागरूक रहे, क्योंकि आपकी जागरूकता से ही पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा गांव, पूरा परिवार जो है मलेरिया से मुक्त हो जाएगा। अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो आप इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा बरसात के दिनों में खासकर, क्योंकि घर में पानी का जमाव ना हो, हमारे आसपास घर के आगे पीछे पानी ना रुके, साफ सफाई थोड़ा व्यवस्थित रहे, तो हम मलेरिया से आसानी से निपट सकते हैं। तो यह वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। मंजिल गुरुकुल के इस वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करें, ताकि इनका इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य पूरा हो और लोग जो है जागरूक रखें, हम भी इनकी जागरूकता में अपना साथ दें।